ओके। सो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे अभी तक, लास्ट क्लास तक? बोलो, ये भी नहीं याद है? इतने दिन में नहीं हो So यार। magnetic properties of matter. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज Magnetic ऑफ properties of matter. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ लिया था, और मतलब मैं तीनों तरीके के मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो पढ़ ही लिया था, है ना। आज हमें नया चैप्टर शुरू करना था। नए चैप्टर का नाम क्या है? नए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, पिछले दो तीन बड़े बड़े चैप्टर्स के बाद, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स के बाद, ये एक मीडियम लेवल का चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके दूसरे चैप्टर्स में भी अच्छे खासे एप्लीकेशंस आएंगे, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक डील करता है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि अगर कहीं पर करंट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। मैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट होते हैं। पर अब हम क्या बोलेंगे कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर सकते हैं? ये हमारे इस चैप्टर का मुद्दा है। करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया, पर क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ सकता है किसी तरीके से? क्या कोई उपाय है ऐसा? ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये वाला मुद्दा। ठीक है बेटा। सो इस चीज के लिए हमारे एक अंकल थे, माइकल फैराडे। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि नहीं सुना है? बोलो। So, अगर फिजिक्स की फील्ड में काम करने वाले साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई जाए, तो पहले तो न्यूटन और आइंस्टीन के बीच में टाई होगा, कौन आगे है बताना मुश्किल है, किसका कंट्रीब्यूशन बड़ा है ना। वैसे न्यूटन का ही बड़ा माना जाएगा, बट फिर भी न्यूटन आइंस्टीन पहले दो नाम लिए जाएंगे, अगर साइंटिस्ट का नाम लिए जाए तो। इनके बाद अगर कोई का नाम आता है तो वो है फैराडे। इनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है फिजिक्स में। And you will be surprised to know that his schooling was just for 1 day. सिर्फ एक दिन स्कूल गया था इंसान, जीवन में सिर्फ एक दिन स्कूल गया है, और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करके दिए हमें, इतना चीज़ें बता के गए हमें फिजिक्स के बारे में, कि मैं बोल रहा हूँ न्यूटन आइंस्टीन के बाद अगर किसी का नाम आ सकता है फिजिक्स की साइंटिस्ट की लिस्ट में, तो वो माइकल फैराडे। ठीक है। ये एक लैब असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे एक दूसरे साइंटिस्ट के अंदर, जिसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं याद रखूं। पर वहाँ पर ये इसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने ढूंढा था, नाम बताया था मैंने आपको? हम्म। ओस्टेड ने, हाँ। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑलरेडी ढूंढा ढूंढा जा चुका था, ऑलरेडी करंट से मैग्नेट बनाया जा चुका था। अब ये सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मैग्नेट से करंट बना सकूं। तो फिजिक्स की लैब में ये क्या किए, एक लूप लिए, कॉइल लिए, उस कॉइल के साथ एक अमीटर कनेक्ट कर दिया, या मीटर नहीं बोलना चाहिए, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है।
और यहाँ पर इस कॉइल के बगल में इन्होंने बोला अगर मैं एक मैग्नेट रखूंगा तो करंट आना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। स्वेस्टेड ने ओस्टेड ने नहीं, माइकल फैराडे ने। करंट ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने कॉइल के बगल में मैग्नेट रखा और ये सोच रहे थे कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ करंट जनरेट होगा जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेट लेके बैठा है बैठा है बैठा है माइकल फैराडे, कुछ नहीं हुआ। वो बोला अच्छा शायद मेरा मैग्नेट वीक है, मुझे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की ज़रूरत है और बड़े मैग्नेट की ज़रूरत है। तो बड़ा मैग्नेट लेके बैठ गया, बड़ा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लेके वो बैठे वेट कर रहे हैं कि भैया इस मैग्नेट की वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आएगा। नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, इसको भी चेंज करके और बड़ा मैग्नेट लगा दिया। ये बड़ा सा मैग्नेट लगा दिया, भैया अब तो आ ही जाएगा। जी द लार्जेस्ट मैग्नेट दैट ही कुड फाइंड, वो माइकल फैराडे लेके यहाँ बैठ गए। इससे बड़ा मैग्नेट था ही नहीं कहीं, इससे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट था ही नहीं। जो सबसे बड़ा मैग्नेट उनको मिला वो लेकर वो बैठे हैं कि भैया मैग्नेट यहाँ रखूंगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो इस बात से फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को फेंक दिया। थ्रो कर दिया मैग्नेट को। तो क्या हुआ उससे, जैसे ही मैग्नेट को थ्रो किया उन्होंने देखा ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें एक डिफ्लेक्शन आया। बोला अरे ये क्या हुआ। तो वापस मैग्नेट को उठाया, फिर से फेंका, देखा फिर से डिफ्लेक्शन आया। तो ओ हो, मतलब मैग्नेट को पकड़ के रखने से कुछ नहीं होना, मैग्नेट को मूव करना है। और इसके बाद उन्होंने अपना ट्रू एक्सपेरिमेंट चालू किया। उन्होंने क्या किया, ये जो कॉइल है, इस कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। ऐसे काम करता हूँ, गैल्वेनोमीटर मैं साइड में बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैग्नेट है। उन्होंने क्या किया, अच्छा गैल्वेनोमीटर नॉर्मली इस पोजीशन में रहता है, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल। उन्होंने क्या किया, कॉइल को होल्ड करते हुए मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गए, नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके गए। तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिया, किसी भी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिया। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर के सर्किट के बारे में बात, सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि डिफ्लेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो जब मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आए, नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके आए, तेजी से लेके आए तो डिफ्लेक्शन आया, सेम डायरेक्शन में आया पर ज़्यादा आया। ये इंपॉर्टेंट है कि तेज लेके आने पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है। मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। जब वो नॉर्थ पोल को दूर लेके गए, इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, इधर कॉइल है, जब नॉर्थ को दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन जो है वो उल्टी डायरेक्शन में आया। नॉर्थ को दूर लेके गए तेजी से तो डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शन में आया पर ज़्यादा आया। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने नॉर्थ साउथ आपके मैग्नेट के एक्सचेंज कर दिया, साउथ इधर नॉर्थ इधर, और कॉइल यहाँ रखी। अब की बार वो क्या किए, साउथ पोल को पास में लेके आए, साउथ पोल को पास में लेके आए कॉइल के। तो डिफ्लेक्शन आया, किधर आएगा डिफ्लेक्शन, अगर नॉर्थ पोल को पास में लाने पे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया है तो साउथ पोल को पास में लाने से उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। तेजी से पास में लाने पे उल्टी डायरेक्शन में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, दूर लेके जाने पे
उल्टे का उल्टा सीधी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा, और तेजी से दूर लेके जाने पर उल्टी का उल्टा सीधी डायरेक्शन में ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये सारा एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने किया। अब बात ये, आप और हम होते तो यहाँ पे शायद रुक जाते, लेकिन वो माइकल फैराडे था। उसने क्या किया, इसके बाद उसने कॉइल को मूव किया, मैग्नेट को स्टिल रखते हुए कॉइल को मूव किया। तो उसने क्या पाया, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन फिर से बनती है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन फिर से बनती है। कॉइल को अगर आप पास में लेके जाओगे, या नॉर्थ पोल को पास में लेके जाओ कॉइल के, या कॉइल को नॉर्थ पोल के पास में लेके जाओ, बात बराबर है। मैग्नेट के मोशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चीज़ें चीज़ें डिपेंड कर रही हैं रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल पर। ठीक है, इसके अलावा उसने मैग्नेट को ऐसे घुमा के देखा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी हरकतें करी, और अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आए। कंक्लूजन क्या है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे। ओके सर। ओके सर। हो गया, देखो भाई, अच्छा सुन लो, अ, कल एक्स्ट्रा क्लास है, सैटरडे को होगी 3 to 5, कोई दिक्कत? संडे को भी सेम टाइम पे। ठीक है, ओके बेटा। यस सर। इतने दिन क्लास छुट्टी है तो कुछ ना कुछ तो उसको कवर करने के लिए करना ही पड़ेगा ना। तो कल और परसों 3 to 5 आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। अभी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उसने उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने बोला कि देखो, जब कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनके बारे में हमने पढ़ाई करी थी ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हम्म, बोलो। यस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हमेशा उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, क्लोज लूप बनाती हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं पे ओरिजिनेट नहीं होती, कहीं पे टर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि क्लोज लूप बनाती हैं। एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, साउथ पोल के अंदर घुसती हैं, मैग्नेट के इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। ये सारी चीज़ें पता है आपको। एक बात बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? तो माइकल फैराडे ने दिया है। यही माइकल फैराडे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फिजिक्स, ये फील्ड लाइंस। इसी की वजह से माइकल फैराडे को, इन्हीं फील्ड लाइंस के बारे में बात करने की वजह से माइकल फैराडे को हमेशा आप फिजिक्स के टॉप साइंटिस्ट के अमंग काउंट करोगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर एक मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
एसोसिएटेड रहेंगी। इनफैक्ट आपके एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या हुआ था कि हर एक करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड रहेंगी, कहा कि नहीं कहा उन्होंने इफेक्टिवली? क्या दिया था लॉ? एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था बताओ तो, बताओ ना, इतने बड़े बड़े टॉपिक भूल जाओगे, बोलो। ऐसा ना करो यार, दुख होता है। मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप आंसर दे पाओ। सब B डॉट dl का प्रोडक्ट I इंटू म्यू नॉट होगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई होता है ना। हाँ तो सर। बेसिकली उन्होंने कहा ना मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ एसोसिएटेड है, डायरेक्टली कहा कि नहीं कहा? हाँ सर। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है। अब अगर मैं यहाँ पर एक कॉइल रखता हूँ तो इनमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस कॉइल के थ्रू पास होगी कि नहीं होगी? यस सर। Yes, जैसे sir. कोई और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही हो, जो यहाँ से ऐसे पास हो रही हो, है ना, है ना। यस सर। तो इन्होंने कहा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास हो रही हैं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉइल को उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फ्लक्स। हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। उन्होंने क्या बोला, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, बाद में ये मैथमेटिकल फॉर्म बाद में आया, पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके बेटा, कोई दिक्कत? सर हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता था ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे किसी एंगल पे भी है, तब भी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके सॉल्व कर सकते हो, वो आप बोल सकते हो, पर हमेशा परपेंडिकुलर रहता था ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो आपका डीएस वेक्टर क्या रहेगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो उस परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट यूज होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा। तो फाई क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर और डीएस वेक्टर, जस्ट लाइक आपने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। ले लो, कॉइल ले लो, समझ में आई बात? कॉइल का सरफेस ले लो बेसिकली। ठीक है। तो माइकल फैराडे ने कहा कि जब मैग्नेट को मैं मूव करूंगा, ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऊपर से पास हो जा रही है, ये नीचे से निकल जा रही है, पर अगर मैं मैग्नेट को आगे लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस कॉइल के अंदर से निकलेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो इसी बात पर उन्होंने कहा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है या मैग्नेट के रिस्पेक्ट में ये कॉइल मूव कर रहा है, दोनों के बीच में जब कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उस केस में जो फ्लक्स इस कॉइल से पास हो रहा था वो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होगा। इंक्रीज बोलना सर। क्या चेंज होगा बोल रहा हूँ? पास में जाएगा तो इंक्रीज करेगा, दूर जाएगा तो डिक्रीज करेगा, मतलब चेंज होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि चेंज होगा। उन्होंने कहा कि जब रिलेटिव मोशन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो उन्होंने कहा इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। क्या कहा उन्होंने कि जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा?
डी फाई बाय डी टी। समझ में आई बात? ये क्या है आपका फैराडेज लॉ है। अब प्रोपोर्शनल उन्होंने बोला प्रोपोर्शनल होगा, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 किया, वो सब कहानी में नहीं जा रहा हूँ। अल्टीमेटली काम का क्या है, डी फाई बाई डी टी, ये फैराडेज लॉ है। ठीक है, फिर इस लॉ को एक दूसरे बंदे ने करेक्ट किया कि नहीं ये कंप्लीट लॉ नहीं है, यहाँ माइनस साइन और आएगा। समझ में आई बात? माइनस साइन, ये माइनस साइन क्या है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स योर लेंजेस लॉ। इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। लेंजेस लॉ खासतौर से लिखवा भी दूंगा। फैराडेज लॉ क्या है कि जब एक कॉइल के थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है कॉइल में, एंड दैट ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन माइकल फैराडे ने उस ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। लेंज अंकल ने कहा कि देखो भैया ईएमएफ जनरेट होगा, करंट आएगा, पर करंट किस डायरेक्शन में आएगा उसके बारे में बात करी। तो उन्होंने कहा, लेंज अंकल ने, लेंजेस लॉ क्या कहा उन्होंने कहा कि देखो द डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ इंड्यूस, जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, जो करंट आ रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने की वजह से उसको क्या कह रहे हैं, इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड, द डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, क्या होगा ये, सच दैट इट अपोजेस द रीजन ऑफ इट्स इंडक्शन। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेके गए कुछ वेलोसिटी v से, तो क्या होगा, ये जो कॉइल है इसमें करंट कुछ इस तरीके से जनरेट होगा कि ये इस मैग्नेट को अपने पास आने से रोके। और आपको मालूम है जब कोई करंट किसी कॉइल में जनरेट होता है तो इट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, मतलब यहां पर इसका नॉर्थ पोल बनेगा और करंट इसमें कुछ ऐसे फ्लो करेगा। समझ में आई बात? आया ना? आया ना? Yes, sir. सच दैट ये इसके मोशन को रिपेल कर सके, तो मतलब इसके मोशन के अगेंस्ट जा सके। अगर यही नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और उसको दूर जाने से रोकेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. तो क्योंकि हमेशा उल्टे काम कर रहा है, इस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, एक नेगेटिव साइन यूज किया फैराडेज लॉ में, कि ईएमएफ जो है दैट इज बेसिकली माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत हो तो बता दो। सही है, कॉन्सेप्ट है, बस समझा दिया नॉट पोल कैसे हो। देखो जब ये पास में आएगा तो ये कॉइल जो है इसको पास आने से रोकेगी। पास आने से रोकने के लिए, क्योंकि नॉर्थ पोल पास में है, ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, इसलिए इसका इधर नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल बनेगा। अगर आप इस साइड से देखोगे तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, इधर से देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिधर से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है उधर नॉर्थ पोल होता है, राइट? हाँ सर। तो इधर से देखेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, उस तरीके से इंड्यूस होगा कि इसको पास आने से रोकेगा। अब इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है। क्या है ये, कि जो लेंजेस लॉ है ना,
it follows by law of conservation of energy. Follows law of conservation of energy. अब आप बोलोगे सर कैसे? बात को समझो। मान लो जब ये मैग्नेट पास में आ रहा था, आपने मैग्नेट को पुश करके छोड़ दिया फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ये मैग्नेट कॉइल के पास जा रहा है और इसमें करंट उल्टी डायरेक्शन जाता। अगर करंट उल्टी डायरेक्शन जाता तो क्या होता? ये कॉइल मैग्नेट को अट्रैक्ट करता, है ना? है ना? हाँ सर। मतलब यहाँ पे करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आ ही रही है, साथ ही साथ इसका अट्रैक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, मजे चल रहे हैं, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो क्या होगा? बेसिकली ये मैग्नेट इस अपोजिट डायरेक्शन के करंट की वजह से थोड़ा सा स्लो होगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा और वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको दिखेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दिखेगी। ओके बेटा, ओके सर। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। पक्का? हाँ सर। चल आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े। यस सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। तो लेंजेस लॉ क्या करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति अब नहीं होनी चाहिए अब, है ना? तो बेसिकली ईएमएफ क्यों आ रहा है? अराइजेस ड्यू टू चेंज इन व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है सर? ये होता है बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एस इज एरिया वेक्टर, दैट इज बी एस cos theta. So therefore EMF will arise if सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे या फिर एरिया चेंज करे या फिर थीटा चेंज करे और एनी अदर कॉम्बिनेशन, एनी combination of above three. मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करके, एरिया भी चेंज करके कॉइल का, है ना? इन सारे केसेस में आपका ईएमएफ जनरेट होगा, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से क्या हो रहा है, एरिया को चेंज करने से कैसे आ रहा है ईएमएफ, और थीटा को चेंज करने से ईएमएफ कैसे आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस हाँ सर। तो सिंपल सा एग्जांपल है, अ सर्कुलर कॉइल lying in xy plane can be represented by x square plus y square is equal to a square। ठीक है? a magnetic field B vector is equal to 5t square k cap is applied in the region
ठीक है, फाइंड द ईएमएफ, फाइंड द पहला है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल, दूसरा है करंट इन कॉइल if resistance is equal to 2 ohm, एक काम करो इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कर लो, ठीक है। तीसरा है चार्ज फ्लोन थ्रू कॉइल इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। ट्राई करिए इसको। हेलो, सर ईएमएफ टी के टर्म्स में आएगा? हाँ, यस, सर -10t पाई इंटू 16 आएगा? यार ट्राई कर लो ना अच्छे से कैलकुलेशन करके, मैं बाद में सॉल्व करा देता हूँ। मैंने सॉल्व करके थोड़ा रखा, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ आएगा, आना चाहिए ऐसा ही कुछ। हेलो, हाँ ट्राई हुआ, आप ट्राई किया आप लोगों ने? यस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका कॉइल है, कॉइल ऑब्वियसली कैसा है, सर्कुलर है, जिसका रेडियस कितना है 4 मीटर्स, हम अज्यूम करें जो भी दे रखा है ऐसा यूनिट्स में दे रखा है। तो आपका रेडियस है 4 यूनिट्स, दिस इम्प्लाइज कॉइल का जो एरिया है दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 पाई मीटर स्क्वायर, राइट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में भी यूनिट नहीं दे रखी है, मान रहे हैं ऐसा यूनिट है टेस्ला है। सो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर एरिया वेक्टर, दैट इज इक्वल टू, देखो क्योंकि कॉइल एक्स वाई प्लेन में है, इसका एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड डायरेक्शन में है, इसलिए सीधे सीधे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा 16 पाई इंटू 5t स्क्वायर, दैट इज 80 पाई टी स्क्वायर। ओके, दिस मीन्स आपका जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ना माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी विल जस्ट गिव यू द डायरेक्शन, जो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, दैट इज इक्वल टू 160 पाई टी। ये ईएमएफ जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर।
ओके, नाउ करंट इन कॉइल इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम। करंट निकालना है तो करंट निकले कैसे निकलेगा सर? करंट इज इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 160 पाई टी अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 80 पाई टी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करंट आ गया, दो आंसर आ गए। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट बोल रहा है चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इन 5 सेकंड्स। चार्ज निकालना है। करंट पता है, चार्ज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चार्ज कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन आई डी टी कहाँ से कहाँ तक? 5 सेकंड में, तो 0 से लेके 5 सेकंड तक। यस और नो? बोलो। Yes, sir. 80 पाई टी स्क्वायर बाय 2, दैट इज इंटू 5 स्क्वायर बाय 2, दैट इज 40 इंटू 25, 1000 पाई, है ना? यस और नो? Yes, sir. चलो कॉपी कर लो। Sir, हो गया. हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बेटा। सर आपका मैग्नेटिक प्लस 80 पाई टी को कैसे ऐसे हुआ बोलिए ना। देखो, सर आपका मैग्नेटिक सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। एरिया है 16 पाई और मैग्नेटिक फील्ड है 5 टी स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसे 80 पाई टी आ रहा है, लेकिन बात ही डॉट प्रोडक्ट करना है। थिंग इज कि सर वो 5 टी स्क्वायर सर। हाँ 5 टी स्क्वायर, मुझे लगा एस टी स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक चीज समझिए, पिछले क्वेश्चन में एक चीज पूछी गई थी, चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। यहाँ की समझिए, ईएमएफ कितना है? तो सर ईएमएफ होता है डी फाइव बाई डी टी या माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस सिर्फ साइन, माइनस ये जो नेगेटिव साइन है सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है, याद रखने काम आता है कि हाँ भैया लेंजेस लॉ का यूज करके डायरेक्शन बताओगे। ठीक है, इसका मतलब करंट कितना आ जाएगा सर? करंट हो जाएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1 बाय या माइनस 1 बाय आर टाइम्स डी फाइव बाई डी टी। यस और नो? दिस मीन्स आई डी टी कितना हो जाएगा सर? आई डी टी हो जाएगा 1 बाय आर या माइनस 1 बाय आर टाइम्स डी फाइव। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो चार्ज कितना आ जाएगा? दैट इज सिंपली माइनस डेल्टा फाइव बाय आर। समझ में आई बात? इसको भी आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि सिर्फ चेंज इन फ्लक्स से मतलब है, किस रेट से चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। ओके ओके बेटा। समझ में आई बात? हाँ सर। एग्जाम्पल देखिए, ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है? इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है? इसकी लेंथ एल है, विड्थ स्मॉल बी है। फाइंड द, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितना है लेट्स से, अच्छा बी, ठीक है। फाइंड द ईएमएफ induced and its direction if magnetic field is turned off in time t। सर
हाँ बेटा, सर वो कॉइल का बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है। पूरे रीजन में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। सही है। सर ईएमएफ जीरो नहीं हो जाएगा, बी टर्न ऑफ हो जाएगा तो? हम्म, सर मैग्नेटिक फील्ड टर्न ऑफ कर देंगे तो ईएमएफ जीरो नहीं हो जाएगा? ये किसने कहा कि ऐसा क्यों होगा, बताइए तो। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो। नहीं, मैग्नेट कब होता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है क्या? नहीं सर, मतलब E इज इक्वल टू माइनस बी ए cos थीटा होगा ना, तो बी जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ भी तो जीरो हो जाना चाहिए। E इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा कहाँ बताया मैंने? वो तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा बताया मैंने। हाँ सर, तो फाई का फॉर्मूला वहाँ पे डालेंगे तो वही ना होगा। फाई इनिशियल कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फाई फाइनल कितना है? 0। तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी कितना हुआ? माइनस बी बी एल, है ना, बाय टाइम। ईएमएफ माइनस इतना होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपने फ्लक्स को लिया है, आपने फ्लक्स कौन सा कैलकुलेट किया? बीबीएल किस डायरेक्शन का? अंदर वाला है ना। अंदर वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लिया तो अंदर वाली डायरेक्शन में ईएमएफ आएगा। माइनस साइन का मतलब, ये जो माइनस प्लस साइन का मतलब है ना, वो बताना चाह रहा हूँ। मतलब करंट ऐसी डायरेक्शन में आएगा जिसकी वजह से फ्लक्स अंदर की तरफ आए। ओके। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं है। प्लस का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को पॉजिटिव लिया था, करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स उसी डायरेक्शन में आएगा। लेंसेज लगा के डायरेक्टली आप इसका डायरेक्शन कैसे बता सकते थे? देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत गलत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। किसी को भी कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा भी पूछिएगा। 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। 3 क्लास के बाद पूछोगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, सुनो बात को। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक। फ्लक्स इसमें से जो पास हो रहा है कॉइल में से, वो अंदर की तरफ हो रहा है, राइट। आपने इसको टर्न ऑफ कर दिया, मतलब आपने अंदर वाले फ्लक्स को बंद कर दिया। तो करंट ऐसी डायरेक्शन में आएगा जिसकी वजह से इस कॉइल में अंदर की तरफ फ्लक्स आए। अंदर वाले फ्लक्स को टर्न ऑफ करोगे तो उस बेसिकली वो डिक्रीज होगा। अंदर वाला फ्लक्स उसको डिक्रीज करने से रोकने की कोशिश करेगा। सक्सेस नहीं मिलेगी पूरी तरीके से, पर कोशिश करेगा कि जो फ्लक्स जो अंदर की तरफ था उसको, अगर वो घट रहा है तो उसको घटने से रोका जाए। तो बेसिकली करंट ऐसी डायरेक्शन में आएगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से रीजनिंग लगाकर सेम जगह तक नहीं पहुंच पाओ दोनों तरीके से, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी कभी ट्राई करिए
बिना किसी लाइन को स्किप किए क्या आप ये चीज़ अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि मैग्नेटिक इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, आधे क्वेश्चन इसी पे आते हैं इस चैप्टर में। एक्सप्लेन कर लिया आप लोगों ने? किसी को कंफ्यूजन है? सर नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है? चलो अगले पेज पे वापस से ट्राई करते हैं। देखो भैया, ये हमारे पास एक लूप है वायर का। यहां पर पहले से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो किस डायरेक्शन में पास हो रहा है? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? अंदर की तरफ जा रहा है ना फ्लक्स यहाँ से, हाँ या ना? यस सर। अंदर की तरफ जा रहा है। अब मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को बंद किया, तो अंदर वाला फ्लक्स कम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। अंदर वाला फ्लक्स कम हो गया। ओके, अंदर वाला फ्लक्स अगर कम हुआ तो यहां पर करंट किसी ऐसी डायरेक्शन में आएगा जिससे यहां अंदर की तरफ फ्लक्स आए या अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आए। ओके बेटा, आप मुझे बताइए, अगर करंट यहां पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो मुझे बताइए कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ आएगा? बोलो। सर करंट के वजह से बाहर आए। बाहर आएगा ना। लेकिन क्या हमें बाहर चाहिए? नहीं, अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, इसलिए हमें उसको इंक्रीज करने के लिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसलिए करंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, बल्कि इंड्यूस करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। दो ही तो ऑप्शन है, दो में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो बताने के लिए। ठीक है बेटा, ओके सर। चलो एक और सिमिलर एग्जांपल ले लो। सिमिलर एग्जांपल, एग्जैक्टली सिमिलर एग्जांपल। ये आपके पास एक लूप है। इस लूप में की लोकेशन पे आपने बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसको टर्न ऑन कर दिया है। तो आप मुझे बताइए कि इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फिर से क्वेश्चन बोलिए ना। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मैंने बाहर का मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया है, तो इसको टर्न ऑन करने से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से ईएमएफ आएगा, उसकी वजह से करंट आएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा या ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज हो। लेट्स सी, हमने बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया, मतलब हमने बाहर की तरफ फ्लक्स यहाँ पे अप्लाई किया। हमारा चेंज किधर है? बाहर की तरफ फ्लक्स। तो कॉइल में करंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा जिसकी वजह से फ्लक्स अंदर की तरफ आए। तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? सर वो अंदर की तरफ आना चाहिए। समझ में आई बात? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा? जब क्लॉकवाइज करंट जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा? बताइए। जब करंट क्लॉकवाइज जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया? नो सर। यस सर। देखो भाई, बात को समझो। मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करने के पहले फ्लक्स कितना था? जीरो था कि नहीं था? हाँ सर। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फाई इनिशियल कितना था? जीरो था।
मैग्नेटिक फील्ड को आपने टर्न ऑन कर दिया तो फाई फाइनल का डायरेक्शन किधर हो गया, बाहर की तरफ हो गया। हाँ इसका मतलब फाई इंड्यूस्ड, हालांकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। फ्लक्स इंड्यूस्ड किधर आएगा, क्योंकि यहां से चेंज इन फ्लक्स किधर आया, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बाहर की तरफ आया। तो जिधर में चेंज आएगा ना फ्लक्स का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड फ्लक्स आएगा। तो इंड्यूस्ड फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ फ्लक्स है, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, तो उसके लिए करंट कैसा होना पड़ेगा, करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना पड़ेगा, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना पड़ेगा, क्या बोला है ना। हाँ सर। तो करंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। समझ में आई बात। यस सर। इस केस में वापस से देख लेते हैं, इसमें हमने क्या किया था, इसको टर्न ऑफ किया था, है ना। तो यहां पर इनिशियल फ्लक्स किधर था, सर इनिशियल फ्लक्स यहां पे अंदर की तरफ था, राइट, अंदर की तरफ था कि नहीं था। पहले मैग्नेटिक फील्ड था, फिर हमने उसे ऑफ कर दिया, राइट। तो इनिशियली किधर था, अंदर की तरफ। फाइनल किधर हुआ, क्योंकि हमने टर्न ऑफ कर दिया तो फाइनल जीरो हो गया। तो चेंज किधर आया, चेंज इन फ्लक्स किधर आया, फाइनल माइनस इनिशियल। जीरो में से अंदर वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो किधर आएगा, बाहर आएगा कि नहीं आएगा। हमें इससे मतलब है, इसका मतलब देखिए दोनों केस में सेम आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, फाई इंड्यूस्ड किधर आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। इसका मतलब करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आई बात। तो दोनों केस में ही इंड्यूस्ड करंट किधर आए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है। नो सर। नो सर। पक्का, नो सर। चलो कॉपी कर लो, हो गया सर। हो गया। देखो वो जो कॉइल वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसको भी एक बार फ्लक्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, है ना। मैं अगर इसको पास में लेके जाऊंगा तो डेल्टा फाई किधर होगा, इस कॉइल में डेल्टा फाई क्या इस तरफ आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि राइट साइड में डायरेक्टेड है वो इंक्रीज हो जाएंगी, हाँ है ना। बोलो। यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसको ऐसे पास हो रही थी, इसमें से ये वाली पास नहीं हो रही थी, है ना। अब क्या हुआ, जब मैं मैग्नेट को पास में लेके आया, नॉर्थ पोल को पास में लेके आया, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो लेफ्ट से राइट जा रही हैं, ये इस कॉइल के अंदर से पास हुई, हुई कि नहीं हुई। हाँ सर। तो No, sir. मतलब लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन का जो फ्लक्स था वो इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा फाई किधर हुआ, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में हुआ। अगर डिक्रीज होता तो राइट से लेफ्ट हो जाता, है ना। यस और नो। हाँ तो डेल्टा फाई क्या है, राइट साइड में आया। अब डेल्टा फाई क्योंकि राइट साइड में आया, इसलिए फाई इंड्यूस्ड किधर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन। फाई इंड्यूस्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, है ना। फाई इंड्यूस्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब इधर की तरफ इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेट नॉर्थ पोल इधर है, हाँ है ना। हाँ सर। या फाई इंड्यूस्ड इधर है, मतलब इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा करंट की वजह से, तो करंट कैसे जाएगा बता दो, ऐसे जाएगा, है ना। यस सर। बस, तो हो गया एक्सप्लेन। और यही बता रहा है कि देखो नॉर्थ पोल बन गया, इधर बना कि नहीं बना, है ना। तो एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है बेटा, सबसे बेसिक चीज है,
इसी को एक्सप्लेन, यही आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, पर ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, हमारे पास ये एक कॉइल है, ठीक है, सर कॉइल, समझ में आया? सर कॉइल है। हाँ, ये कॉइल है, यहाँ N1 टर्न्स है, यहाँ N2 टर्न्स है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉइल समझ में आया? स्पेशल कॉइल है ये। हम्म। समझ में आया कॉइल? सर हाँ, हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, तो नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल। ओके बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या किया हमने, अब हमने इस मैग्नेट को इधर मूव किया वेलोसिटी v से। आपको बताना है कि ये जो मैग्नेट 2 है, ये किस पे, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन मैग्नेट 2, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मैग्नेट 2 क्या होगा? सर राइट टू लेफ्ट लगेगा। हम्म। राइट टू लेफ्ट लगेगा। राइट टू लेफ्ट लगेगा मतलब ये वाला कॉइल अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ये बताना। ट्रैप। देखते हैं, ध्यान दो। जब ये वाला मैग्नेट उधर गया, तो इस कॉइल में से, देखो ये कॉइल तो बहुत दूर है, इस कॉइल में से, इस कॉइल में करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि इधर इसका नॉर्थ पोल बन जाए, इधर साउथ पोल बन जाए। यस और नो? यस यस। और नो, है ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अब देखो, कॉइल की वाइंडिंग का डायरेक्शन मैंने यहाँ पे उल्टा किया कि नहीं किया? यहाँ ऐसे वाइंडेड है, वहां पे उल्टा वाइंडेड है, हाँ या ना? मतलब ध्यान दो, यहाँ पे नॉर्थ बना है तो क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, राइट? अब यहाँ से करंट अगर इधर निकला तो यहाँ पे करंट कैसा होगा? उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? यस सर। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इधर साउथ बना, इधर नॉर्थ बना, दिस मीन्स अट्रैक्शन हुआ। यस और नो? तो इस साउथ, यस सर। बस, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? राइट से लेफ्ट की तरफ लगेगा। सिंपल है बात की कंफ्यूजन वाली बात है कोई? हम्म। समझ गया सर। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये सब एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एग्जांपल्स। पढ़े आगे।
चलो फिर मैग्नेट में फोर्स का डायरेक्शन मिल गया हमें। अगला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास ये फिक्स्ड रेल्स हैं। रेल्स का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, फिर भी एक बार बता दूंगा। मतलब ये एक फिक्स्ड कॉइल है, फिक्स्ड रेल्स हैं, इस पे एक वायर लगा दिया यहाँ पे, और एक और वायर हमने इन रेल्स के ऊपर ऐसे रख दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। ये वायर स्लाइड कर सकता है, इसकी लेंथ L है, तो ये लेंथ पे ऑटोमेटिकली L हो जाएगी। दोनों पैरेलल रेल्स हैं, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो B है। इस रेल को हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कराते हैं। ठीक है, बाकी सब जगह कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस वायर को, रेल्स रेजिस्टेंस फ्री हैं, पर इस वायर में एक का रेजिस्टेंस है वो है R। ठीक है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है। आपको बताना है करंट एंड इट्स डायरेक्शन इन द वायर। इस वायर में करंट का डायरेक्शन बताना है, और करंट कितना है ये भी बताना है। ठीक है, सॉल्व करिए। तो वो येलो वाले वायर पे। येलो वाला वायर में, हाँ, बाकी तो रेल्स है ना। सब रेल्स हैं, रेजिस्टेंस फ्री है। करंट कर रहा है आपको।
क्या बोल रहे हो? करंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स आ रहा है सर देखते हैं, वायर में। देखते हैं। देखिए, डायरेक्शन निकालना सबसे आसान काम होता है। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ, राइट? राइट और रॉन्ग बताइए। राइट। और जैसे जैसे लेफ्ट में जा रहा है वैसे वैसे ये एरिया इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो, है ना? फाई इनिशियल किधर है? अंदर की तरफ। फाई फाइनल किधर है? वो भी अंदर की तरफ ही है, बट क्योंकि फाई फाइनल बड़ा है इसलिए डेल्टा फाई क्या होगा? वो अंदर की तरफ ही होगा, राइट? यस और नो? बोलिए। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड फ्लक्स आएगा दैट विल बी इन द आउटसाइड आउटवर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना? इंड्यूस्ड फ्लक्स बाहर की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे करंट कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? ओके बेटा। सो इस येलो वायर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। डायरेक्शन समझ में आ गया? ओके, नाउ ईएमएफ कंसीडर करते हैं। ईएमएफ कंसीडर करने के लिए हमें फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ये लेंथ चाहिए। तो लेट्स कंसीडर दिस लेंथ एज, लेट्स से एक्स। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पर dx बाई dt क्या है? द रेट एट विच दिस x इज इंक्रीजिंग क्या है? v है। यस और नो? यस और नो? फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, दैट इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड तो b दे रखा है, एरिया कितना हो जाएगा? l इंटू एक्स। दिस इंप्लाइज डी फाई बाई डी टी दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, माइनस डी फाई बाई डी टी हमारा फ्लक्स होता है, डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स है, दैट इज इक्वल टू बी एल डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू बी वी एल। सो दिस मीन्स ईएमएफ कितना है? बी वी एल, देयरफॉर करंट कितना है? बी वी एल बाय आर, है ना? यस सर। कॉपी कर लो फिर। हो गया। हो गया? बढ़े आगे? Yes, sir. वही सिमिलर रेल्स हैं, वही वायर है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार बाहर की तरफ है। इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है एफ, रेजिस्टेंस यहां पर है इस बार आर, और कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस वायर की लेंथ एल है, ठीक है? समझ में आई बात? ये इनिशियली रेस्ट पर है,
इसका मास m है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ट्राई करिए। सर क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। बेटा क्वेश्चन सिंपल सा है, रेजिस्टेंस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वो जो ऊपर वायर स्लाइड कर सकता है उसका लेंथ गिवन है, मास गिवन है, मतलब दोनों रेल्स के ये वाली लेंथ गिवन है, लेंथ एल जो बाकी बाकी सब वो रेल्स है सर। बाकी सब रेल्स है। हाँ, यहाँ और यहाँ के बीच का लेंथ एल है, ठीक है, पूरा लेंथ एल नहीं है, यहाँ और यहाँ के बीच का लेंथ एल है, मतलब ये जो दोनों पे जो पैडल रेल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस एल है। फोर्स एफ लगा रहा हूँ, तो इनिशियली अगर रेस्ट पे तो फोर्स की वजह से एक्सेलेरेट करेगा ना। मुझे इस वायर का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, ठीक है। हुआ किसी का? देखो भाई क्या होगा, एट टाइम टी फोर्स तो इस पर हम एफ लगा ही रहे हैं, लेंथ इसका अभी भी एल है, मास अभी भी एम है, इसके पास कुछ वेलोसिटी वी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने वेलोसिटी एज्यूम करी है, ये वेलोसिटी हमें निकालनी है एज फंक्शन ऑफ टाइम। सो लेकिन क्या होगा जब ये मूव करेगा उस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, होगा कि नहीं?
फ्लक्स में चेंज किस डायरेक्शन में आएगा? बाहर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स हमेशा बाहर की तरफ ही है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, बाहर वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो चेंज इन फ्लक्स बाहर की तरफ आएगा। इसमें किसी को आपत्ति है? नो सर। इसका मतलब जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा वो किधर आएगा? अंदर की तरफ। मतलब यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ओके, तो सर करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट आई ऐसे जाएगा, आई 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 आई, राइट। ये वायर तो चला गया यहाँ पे ना। अब देखो, ये वायर नीचे की तरफ करंट लेके जा रहा है एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो बाहर की तरफ है। सोचिए जरा, वायर में करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे फोर्स लगाएगा? यस और नो? लगाएगा कि नहीं? हाँ सर लगाया। किस डायरेक्शन में लगाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में लगा। क्या होता है? आई लेफ्ट है। एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ना, फोर्स। आया ना? हाँ आया सर। ना? तो एल नीचे है, बी बाहर है, निकाल के देखो किधर आया, लेफ्ट साइड में आया कि नहीं आया? लेफ्ट साइड में। तो इस पर एक और फोर्स लगेगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दिस एफ बी इज इक्वल टू, क्योंकि एल और बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, आई एल बी होगा। दैट इज इक्वल टू, आई कितना है भाई? सर आई तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस है ना। तो फाई इंड्यूस्ड निकालना पड़ेगा अपन को, फाई इंड्यूस्ड, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ई इंड्यूस्ड निकालना पड़ेगा। अब ई इंड्यूस्ड कितना है? दैट इज बेसिकली, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है मुझे, डायरेक्शन तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ करंट का, तो डायरेक्शन से कोई खास मतलब है नहीं। डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कितना है? अगर इस पूरी लेंथ को मैं एक्स ले लूँ तो एक्सएल, दैट इज इक्वल टू बी एल डी एक्स बाई डी टी, एंड डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वी, दैट इज बी वी एल, है ना? हाँ है ना? दिस इंप्लाइज करंट कितना आया? तो सर ये ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू बी वी एल बाय आर, राइट। ये हम लोग यहां डालेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर टाइम्स वी, है ना? यस और नो? यस और नो बताइए। बोलिए। यस सर। सो मेरा जो वायर है उसका क्या लग रहा है, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। ये मेरा वायर है, इस पर मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, कांस्टेंट फोर्स एफ, और पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू वी, राइट। इसकी वजह से एक्सेलरेट करेगा आगे की तरफ। यस और नो? बोलो। सर वो डॉट वायर है सर। हाँ डॉट वायर है, बट फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ ना, एक पॉइंट से बना दिया और क्या, है ना? यही ना फोर्सेस लगे इसके ऊपर। हाँ सर। मास इसका है पता ही है, फोर्स पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो अपन आसानी से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो मैं नेक्स्ट पेज यस पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लो।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। देखो भाई, ये जो वायर है इस पर एक फोर्स आगे लग रहा है, एफ आगे, और एक फोर्स पीछे लग रहा है, कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर टाइम्स वी, है ना। आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, अच्छे सॉल्व कर चुके हो। मैं आपको एक एग्जांपल, एक बार डायग्राम बना के दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। याद आया कुछ, है ना। यस सर। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वेलोसिटी का, आता है कि नहीं आता। यस सर। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है यहाँ पे, सर होती है एम जी माइनस बॉइंट फोर्स अपॉन 6 पाई ईटा आर, यस और नो, होता है कि नहीं होता। कैसे आता है, ये वो वेलोसिटी है जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए, उसके बाद एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा। यहां पर भी उस डायरेक्शन में एक टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। क्या उसको मैं एफ अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर कर सकता हूं जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, यस और नो। हालांकि ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, मैं बस आपको बता रहा हूँ, सिमिलैरिटीज बता रहा हूँ दोनों सिचुएशन में, है कि नहीं है सिमिलैरिटी। यस सर। चलो, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया। हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन जब शुरू कर रहा हूँ मैं, अभी तो बस टाइम पास कर रहा था, टाइम पास नहीं मतलब कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा था अलग अलग। क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर टाइम्स वी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन डीवी बाय dt, है ना, है ना। मैंने यहां बोला मास को उधर ले आता हूं तो क्या बचेगा, एफ बाय एम माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर एम टाइम्स वी इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। अब देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि बड़े बड़े टर्म्स हैं, इसलिए मैंने आपको क्या सिखाया था, इसको हाथी मान लो, इसको घोड़ा मान लो, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। हम्म, याद तो कुछ होगा नहीं, बड़ी बड़ी टर्म्स बार बार लिखने से बच जाओगे। तो क्या हो जाएगा आपका, हाथी माइनस घोड़ा वेलोसिटी इज इक्वल टू डी वी डी टी। अब आसानी से हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व, हाँ या ना। यस सर। जो इक्वेशन डरावनी लग रही थी एकदम से सिंपलीफाई हो जाती है ऐसे लिखने से, कि नहीं हो जाती। दिस मीन्स डी टी इज इक्वल टू डी वी बाय हाथी माइनस घोड़ा वेलोसिटी, इंटीग्रेट करना है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो, टाइम टी पे वेलोसिटी वी निकालनी है। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू एल एन एच माइनस जी वी अपॉन एच, है ना। अच्छा, माइनस वन बाई जी और आएगा, है ना। दैट मीन्स एच माइनस जी वी अपॉन एच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जी टी। दिस मीन्स, देखो यहाँ पे स्टेप स्किप करिए, इंटीग्रेशन का लेना है, ठीक है ना। दिस मीन्स कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हाथी भाई घोड़ा इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस जी टी। हाथी भाई घोड़ा की वेलोसिटी डाल दी, वैल्यू डाल दीजिए, वो मेरे ख्याल से हाथी भाई घोड़ा वही आने वाला है जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी था, ठीक है। वी टर्मिनल इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस जी टी, जी कितना है वो ये रहा, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो देखो कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, कर ले, मतलब इस लायक होने चाहिए अभी तक कि आप कैलकुलेशन कर लो। मैथ्स में इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं हुआ अभी तक? अभी तक स्टार्ट नहीं। नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ है? h by curve velocity। बेटा हाथी भाई घोड़ा आप कैलकुलेट करके देख लो, इसके बराबर आ जाएगा, मुझे मालूम है इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 3-4 स्टेप्स मैंने स्किप करी कैलकुलेशन की। ये 1 - GV/h हो जाएगा, फिर मैं उसको इधर लेके जाऊंगा, उसको उधर लेके जाऊंगा, फिर मैं हाथी भाई घोड़ा इधर लेके आऊंगा। ये सब 2-3 स्टेप्स हैं छोटी छोटी। हो गया। हो गया। पता है जब मैं आप लोगों की जगह पे था, मैं इस क्वेश्चन का कैसे नोट करता था? मैं ये स्टेप्स के बाद, ये स्टेप लिखने के बाद ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल स्टेप नहीं आ रही, मैं इसमें से कोई स्टेप कॉपी नहीं करता था, सिर्फ उनके लिए जगह छोड़ देता था, सीधे ये कॉपी करता था और घर पे जाके बाकी स्टेप्स को फिल कर लेता था। ठीक है, क्लास में मैं फोकस करता था कि ठीक है की स्टेप्स ये हैं ये हैं, और घर पे जो मैं दूसरे जो फिल करता था दूसरे कलर से फिल करता था, ताकि मुझे पता हो ठीक है यार ये सब तो मैं कर लूँगा, कैलकुलेशन है। इसके बाद सीधे ये स्टेप जाता था कि भैया ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें, अच्छा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। समझ में आई बात? ताकि मेरा रिवीजन भी बहुत आसान भी होता था। घर जाके एक बार मल्टीपल फायदे, घर जाके एक बार कॉपी किया, फिल किया, तो रिवीजन अपने आप हो गया, एक रिवीजन। सेकंड रिवीजन में मुझे पता है इसको पढ़ना नहीं है, की स्टेप्स देखनी है, फास्टर हो गया सेकंड रिवीजन। ठीक है, दूसरा मेरे को पढ़ते वक्त सिर्फ फास्टर नहीं हुआ, मुझे सिर्फ की स्टेप्स ही देखनी पड़ रही है, मतलब कि मेरे को ये भी पता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या क्या सीखी मैंने यहाँ पे, है ना? अब वो की स्टेप्स क्या हैं वो आपके लिए आप डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ओके बेटा? आगे बढ़े। मतलब किसी के लिए की स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, किसी के लिए हर स्टेप इतनी डिफिकल्ट होती है कि सारी स्टेप से की हो जाती, तो उनकी तो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता उनके लिए, पर समझ रहे हो ना बात को? क्लास में भी जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो क्योंकि मेरे पास कॉपी करने में टाइम कम लगा, मैं बाकी चीज़ें स्टेप्स सोच पा रहा था कि अच्छा यहाँ पे सर ने ये इसलिए किया, यहाँ पे सर ने ये इसलिए किया। ये सारी चीज़ें हेल्प करती थी जहाँ तक मुझे मालूम है। अब देखो यार इतना कुछ पढ़ा ना, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट वापस आया, तो जनरली मैं ये क्वेश्चन क्लास 12th में ही कराता हूँ। वैसे क्वेश्चन पूरी तरीके से 11th का है। क्या है? पानी है, पानी के अंदर मैंने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो देखा थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v टर्मिनल हो गई। ठीक है, अगर इसी बॉल को मैं या सिमिलर बॉल को मैं इधर फेंक दूं v टर्मिनल से, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बताइए? बताइए।
वाह, नहीं हुआ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का है, विस्कोसिटी चैप्टर का। ध्यान दो, किसी भी मोमेंट पे जब ये बॉल किसी रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी v से जा रही होगी, तो उसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा वो तो ऐसा उल्टा डायरेक्शन में लग रहा होगा, हाँ या ना? दैट फोर्स मस्ट बी Yes, केवी sir. सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी 6 पाई ईटा आर वी, राइट? है ना? अब ध्यान दीजिएगा, इस वेलोसिटी के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं, वी एक्स और वी वाई, तो इस फोर्स के भी सेम कंपोनेंट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ के वी वाई, इधर की तरफ के वी एक्स। यस और नो? हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में सिंपली इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ वी एक्स है, पीछे की तरफ वेलोसिटी के वी एक्स है, और वाई डायरेक्शन में उसके ऊपर नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है, अच्छा वेलोसिटी नीचे की तरफ वी वाई है, ऊपर की तरफ फोर्स के वी वाई है। यस और नो? बोलो। यस। अब समझो बात को, इधर वी एक्स इधर के वी एक्स, तो क्या होगा बताइए? इसमें तो क्या होगा, एट द एंड ये एम जी फोर्स इससे बैलेंस होगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी एम जी बाई के, राइट? ये वी टर्मिनल कितना था, एम जी बाई के ही था, राइट? हाँ या ना? और एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, आगे की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, ये फोर्स अल्टीमेटली जीत जाएगा, वी एक्स की जो टर्मिनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट? है ना? यस सर। बात समझो, यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा था नीचे एम जी, दैट एम जी बाय यहाँ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, है ना? एम जी का बाय प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, राइट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कांस्टेंट फोर्स है ही नहीं, तो दैट जीरो अपॉन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना आ गया, जीरो आ गया ना एक्स डायरेक्शन का टर्मिनल वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन का टर्मिनल वेलोसिटी कितना है, एम जी बाई के। तो अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ ही मूव करेगा विथ वेलोसिटी वी टी। समझ में आई बात? और कुछ नहीं होगा, ठीक है? ठीक है कि नहीं? हालांकि इस क्वेश्चन का जो करंट चैप्टर चल रहा है ईएमआई, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक ही बार में सारी चीज़ें बताने में मेरे को लगता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बचा के रखा था कि भैया एक्स डायरेक्शन में जो टर्मिनल वेलोसिटी ना वो जीरो रहेगी, ठीक है? अभी याद रहेगा मेरे ख्याल से, उसको बता देते याद नहीं रहता। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलो, ये वाई डायरेक्शन है। सर, हाँ बेटा, तो क्लास कितने बजे चलेगी? देखो ये कॉपी करने लायक मैंने कुछ बताया नहीं यहाँ पे, बस इतना बताया, देखो एक्स डायरेक्शन में क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन की टर्मिनल वेलोसिटी जीरो है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखा है नहीं ये, कॉपी करने के लिए नहीं सर, बोल रहा हूँ क्लास कब तक चलेगी? हाँ मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या सिखाई है कि ये जो वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है,
आप सीधे सीधे एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, वाई डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। दोनों एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए यहाँ पे। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स आ गया। इस वजह से हम ये कॉन्सेप्ट लगा पाए। ओके बेटा, बेसिक फंडा यहाँ है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन यहीं पे सेपरेट हो गए। आगे बढ़े। यस सर। चलो, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स जहां पर भी है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। माइनस बी नॉट के कैप। ओके, कोई दिक्कत? व्हेन एक्स इज पॉजिटिव और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ये एक लूप है, वायर का लूप है जिसमें एन टर्न्स है। लूप नहीं, कॉइल है, एन टर्न्स। ठीक है, इसकी ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ बी है। ये इधर आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, इसका रेजिस्टेंस r है लूप का। t इज इक्वल टू 0 पर ये लूप यहां पहुंचता है। लूप नहीं, कॉइल। कॉइल crosses the y-axis at t is equal to 0. Find या draw current versus time graph with वैल्यूज आती है ना, वैल्यूज मार्क करनी है विथ वैल्यूज फॉर द लूप। लूप नहीं, कॉइल। कॉइल में करंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये आपको वैल्यूज के साथ ड्रॉ करनी है। वैल्यूज में आप ऑब्वियसली ए वी आर बी और ये वाला कैपिटल भी यूज करोगे। ठीक है बेटा, ट्राई करिए। देखो, अपनी क्लासेस ना लगातार हो गई हैं। आज फ्राइडे को है, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास रख दी है, फिर मंडे को फिर से क्लास है ना। इसलिए मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूँ इस चैप्टर को। वैसे तो 3 से 3.5 क्लास में ही चैप्टर खत्म हो जाता है, बट मैं इसको 4.5-5 क्लास तक खींच दूंगा, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि 3 क्लास में आपके ऊपर कॉन्सेप्ट का बम्बार्डमेंट हो जाए और आप पूरा चैप्टर गायब हो जाए आपका। ठीक है, धीरे धीरे लूँगा, एक क्लास बाद में अलग से एक्स्ट्रा ले लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि घर पे पढ़ने का टाइम, रिवीजन करने का टाइम थोड़ा कम मिलेगा ना लगातार क्लास होने से, तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ इस वजह से। और अगर 3 दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो ऐसे ही थोड़ा लगता है कि हुआ ही नहीं कुछ, है ना। मतलब लगातार 3 दिन में।
हुआ? सर क्लास कब तक चलेगा? बेटा ये वाला क्वेश्चन करके ख़त्म करेंगे आज की क्लास, ठीक है? चलो, क्या होगा? टी इज इक्वल टू 0 पे तो यहाँ पहुँचाइए, थोड़ी देर के बाद ये कॉइल यहाँ होगा, ये कितना हो जाएगा? वी टी, है ना? ये लेंथ ए है तो ये एरिया कितना हो जाएगा? ए टाइम्स वी टी। इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो सर फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स एरिया के अलॉन्ग ही है, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स हो जाएगा ए वी टी इंटू बी। यस और नो? है ना? यस सर। ओके, एरिया हो गया, फ्लक्स हो गया ए वी टी इंटू बी। ओके, आप क्या करेंगे? इसका मतलब आपका डी फाई बाई डी टी कितना हो गया, जो कि ईएमएफ आएगा ना, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ सर, दैट इज ए वी बी, है ना? दैट मीन्स करंट कितना हो जाएगा? ए वी बी बाय रेजिस्टेंस। देखिए ये करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसके? किससे इंडिपेंडेंट है? किससे इंडिपेंडेंट है ये? सर टाइम। टाइम। तो जो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? कांस्टेंट करंट आएगा, कितना? ए वी बी बाय आर, राइट? पर कब तक रहेगा? सर ये टाइम रहेगा बी बाय वी तक, क्योंकि उसका ये पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस चुका है, उसका तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं ना, हाँ या ना? यस सर। बस हो गया, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ जहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। जनरली ये क्वेश्चन और इसके आगे का एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर मैं जनरली एक क्लास में कवर कर देता था, पर आज की क्लास में नहीं कर पाए क्योंकि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला आपको। बढ़ूँ आगे? सर हाँ बेटा, तो मैथ्स क्लास का लिंक आ गया सर। ठीक है, यस सर। मैं बस एक क्वेश्चन देके छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आप लोग एक डायग्राम बना के छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को ध्यान रहे यहाँ से पढ़ाना शुरू करना, ठीक है? कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। हो गया सर। हो गया? ठीक है, इतना डायग्राम बना लो बस। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास तक के लिए